Hello dear students, welcome to श्री करनी द लर्निंग ऐप। करनी द लर्निंग ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और उसमें चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और इसके अंदर हम लोगों ने इनिशियल जो आइडिया है वो कुछ हद तक दे दिया था मैंने आपको, जिसमें मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था और फिर आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग्स के अंदर हमने पढ़ लिया था 3 टाइप्स के मेथड पढ़े थे। फ्रिक्शन, कि भाई दो बॉडीज को अगर रब किया जाता है तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कंडक्शन, कि दो बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाता है थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम, या तो उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आओ या फिर किसी कंडक्टिंग मीडियम की हेल्प से। उनमें से एक बॉडी, एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी चार्ज, एक बॉडी ऑलरेडी चार्ज होनी चाहिए, तो जो है चार्ज जो है शेयर हो जाता दोनों बॉडीज पे और दूसरी वाली बॉडी भी चार्ज हो जाती है। तो नॉर्मली जो होता है वो सेम टाइप्स का चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है जब कंडक्शन होता है। तो फ्रिक्शन में अपोजिट चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है। और तीसरा हमने पढ़ा था इंडक्शन। इन इंडक्शन फिजिकल टच नहीं होता है, बॉडी का आपस में फिजिकली टच नहीं होती है, वो इंड्यूस्ड हो जाती है। और अगर आपको किसी को पॉजिटिव चार्ज करना है बॉडी को, तो जो आप उसके पास बॉडी लेके आ रहे हो वो नेगेटिव होनी चाहिए। सेम वाइस वर्सा भी है, यानी अगर आपको नेगेटिवली चार्ज करना है तो आप जो बॉडी लेके आओगे वो पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए। ये था इंडक्शन का प्रोसेस। इन तीनों प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ लिया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, जिसमें हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कि टोटल चार्ज कंजर्व रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, यानी जो इनिशियली चार्ज होता है वही फाइनल चार्ज होता है अगर एक सिस्टम आइसोलेटेड है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन, यानी चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है E का, और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। किसी भी बॉडी पर चार्ज हमेशा इस फॉर्म में ही होता है, E/2 E/3, ऐसा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। और हमने पढ़ा था एडिटिविटी, और सेम चार्जेज जो है रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, चार्ज जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आप भी मेरे साथ जो है जुड़े और इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। द ग्लास रॉड गिव्स प्रोटॉन्स टू सिल्क व्हेन दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। ग्लास रॉड गिव्स टू प्रोटॉन, यानी पहला कह रहा है कि ग्लास रॉड से प्रोटॉन जो है वो सिल्क में जाते हैं। दूसरा कह रहा है द ग्लास रॉड गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क व्हेन दे रब्ड, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तीसरा कह रहा है द ग्लास रॉड गेन प्रोटॉन्स, और फोर्थ कह रहा है ग्लास रॉड गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। तब ये प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है, तो आपको पता होना चाहिए। कल ही बताया था कि ग्लास रॉड और अगर मैं सिल्क का कपड़ा इनका आपस में फ्रिक्शन या रब करूं तो ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव हो जाती है और सिल्क जो है वो नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जन्म, प्रोटॉन तो वैसे ही नहीं जाते, यानी प्रोटॉन वाले तो ऑप्शन ही खत्म हो गए ये और ये।
फर्स्ट और 3 तो वैसे भी नहीं हो सकता। अब ये पॉजिटिव हुई है मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, और नेगेटिव हुई है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। यानी ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, और सिल्क जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ग्लास रॉड गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड सिल्क टू सिल्क व्हेन दे रब्ड ईच अदर, यानी सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में है कि ग्लास रॉड गेन करेगी, मतलब ग्लास रॉड को नेगेटिव होना चाहिए, पर हमने देख रखा है कि स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिसमें ग्लास रॉड क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मैंने कल ही बताया था। तो कल जो प्रीवियस क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ यूज आ रही है। तो प्रीवियस क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ देख लें उस वीडियो को, ताकि इन सवालों में कोई आपको दिक्कत नहीं आए। तो पहला MCQ हमने किया है, उसका आंसर हो जाएगा बी वाला करेक्ट। तो आप भी मेरे साथ जो है क्वेश्चंस का आंसर लगाएं और फिर अपना आंसर जो है मैच करें कि कहाँ आपने गलती की है, ताकि पता चले। ठीक है, तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन देती है और सिल्क जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएट विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस। कल मैंने जब चार्ज की डेफिनेशन बताई थी तब आराम से बताया था कि चार्ज क्या है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस करता है, यानी चार्ज किसी मैटर की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो कौन कौन सा फील्ड जनरेट करता है या कौन कौन से इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है। क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट करता है? यस करता है। मैग्नेटिक फील्ड वो भी करता है, दोनों वो भी करता है, और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ए इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी करता है। तो सी वाला ऑप्शन, वैसे अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन भी सही है, ओनली नहीं है, ओनली है इसलिए सही नहीं है, क्योंकि ओनली थोड़ी है, दोनों करता है ना, तो इसलिए ये दोनों गलत हो गए। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये मैंने डेफिनेशन में बता दिया। तो सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू विच इज प्रोड्यूस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चार्ज किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो आप मेरे साथ जो है इन क्वेश्चंस को लगाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चार्ज इज। अब यहाँ पर चार्ज की प्रॉपर्टीज अगर जिसको पता है वो कर लेगा, और ये सारी प्रॉपर्टीज बता रखी है। फर्स्ट ट्रांसफरेबल है, सेकंड पूछा एसोसिएट विद मास, थर्ड पूछा है कंजर्व्ड, और फोर्थ पूछा है ऑल ऑफ दीज। ओके, आई होप आपने भी आंसर लगा लिया होगा। तो चार्ज ट्रांसफरेबल है, यस कल मैंने बताया था चार्ज ट्रांसफर होता है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन कहीं से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं या फिर उस बॉडी में आ भी सकते हैं। एसोसिएट विद मास, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यस कि विदाउट चार्ज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ, विदाउट मास देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। अपनी कॉपी में लिख दो, विदाउट मास देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, यानी मास के बगैर चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं है। हालांकि चार्ज के बगैर मास का एग्जिस्टेंस हो सकता है, न्यूट्रल बॉडी होती है। कहने का मतलब अगर कहीं पे मास है तभी चार्ज होगा, यानी खोखला गोला है इसके अंदर मास नहीं होता है, हॉलो स्फीयर है तो यहाँ चार्ज भी नहीं होगा, क्योंकि मास नहीं है तो वहाँ चार्ज होगा ही नहीं। तो मास के साथ एसोसिएट होता है हमेशा। कंजर्व्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया था, यानी इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यानी ये सारे अगर एक साथ देखें तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तो ऑल ऑफ दीज में ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन हैज, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है मतलब उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रॉन है। ओके, अब यहां से देखते हैं, बॉडी ए है और इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, यानी इसने किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तभी इस पे नेगेटिव चार्ज आया है। यानी पहले ये न्यूट्रल थी, यानी जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी नेगेटिव चार्ज होता है। यानी किसी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो कैसी है, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एक्सेस ऑफ प्रोटॉन का तो नहीं कह सकते क्योंकि पॉजिटिवली है नहीं। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होते, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो नेगेटिवली चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। When a body is charged by induction, then body, अगर किसी बॉडी को इंडक्शन की हेल्प से चार्ज किया जाता है तो क्या वो न्यूट्रल बनी रहेगी? डज नॉट लॉस एनी चार्ज, क्या वो कोई चार्ज लॉस नहीं करेगी? लॉसेज वॉल ऑफ द चार्ज ऑन इट, उस पर जो भी चार्ज है उसको जो है लॉस कर देगी, या लॉसेज पार्ट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, या कुछ चार्ज जो है उस पर उसको वो लॉस कर देगी। तो चार्ज को लॉस नहीं करेगी वहां पर, है ना, किसी भी तरह का चार्ज जो है बॉडी लॉस थोड़ी करेगी। वो इंडक्शन की वजह से चार्ज हो जाएगी, वो अलग बात है, क्योंकि उसमें पोलैरिटी जो है डेवलप हो जाएगी, बट कुछ भी चार्ज जो है वो लॉस नहीं होगा उसका। ओके, नेक्स्ट, ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन मास ऑफ ए बॉडी, कंडक्शन की हेल्प से अगर कोई बॉडी चार्ज हो रही है तो उसका मास इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, या नन ऑफ देम। सेम लाइक देखिए, आपके पास एक बॉडी है ए, और इसको आपने एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर से कनेक्ट किया है, तो ऑफकोर्स ये बॉडी भी कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्योंकि सेम टाइप का चार्ज जो है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो थोड़ी देर बाद ए भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाली बॉडी तो मान लो इसका तो कोई कहना ही नहीं है, क्योंकि जिसकी हेल्प से कर रहे हैं, इसमें इससे पूछा है, इस वाले के बारे में बताना है आपको, और बी जो है वो तो पॉजिटिव है ही। अब ध्यान से देखिए, अगर ये पॉजिटिव है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है गए हैं, और इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं यानी पॉजिटिव हो गया है, यानी इसका मास क्या हुआ है? कम हो गया है, एक कंडीशन। लेकिन अगर मैं इसी ए को ऐसी से कनेक्ट कर दूं जो कि नेगेटिव है, तो इस पर भी नेगेटिव आएगा, और इस पर नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये वाला, ये नेगेटिव है इसलिए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और गेन किया है मतलब यहाँ का मास बढ़ा है। यानी कंडक्शन से मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा आ रहा है। अगर उस पर पॉजिटिव आ रहा है तो मास, चार्ज अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मास कम हो जाएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका मास जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ मास होता है, इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ मास होता है, और अगर वो मास यहाँ आता है तो उसमें ऐड होता है, यानी इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो आई होप जो भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसका एक एप्लीकेशन है कि भाई आपको कितना याद है, इसलिए मैं ये सारी चीजें यहां बता रहा हूं। Two spare A and B of exactly same masses and gives equal positive and negative charge respectively their masses after charging। अब वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन था, बट लैंग्वेज चेंज है कि दो ऐसे गोले हैं, स्पेयर हैं, जिनकी मास इक्वल है, लाइक A एंड यहां पर B, इसका मास भी m है लेटस से, और इसका मास भी m है। अब इसको पॉजिटिवली चार्ज किया है और इसको नेगेटिवली चार्ज किया है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाए गए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को जो है लूज किया है, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, यानी इतना मास जो है एक इलेक्ट्रॉन का मास है। मान लो कि n इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इतने टाइम इंटू n, यानी इतना मास इससे निकल गया है। तो पॉजिटिवली चार्ज हुआ मतलब इसका मास कम हो गया, और ये नेगेटिवली हुआ यानी इसका मास बढ़ गया है। तो मास ऑफ A इज लेस देन मास ऑफ B, क्योंकि पॉजिटिव का कम हो जाता है और नेगेटिव का बढ़ जाता है। यानी अब मास m है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मास ऐड हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन जितने निकलेंगे उतना मास कम हो जाएगा। चलिए सर, तो मेरे साथ आप भी क्वेश्चंस लगाते रहें।
When 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metal sphere, the charge on the sphere become। अब यहां पर ये कह रहा है कि किसी बॉडी से अगर 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है तो उस पर चार्ज कितना आएगा। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव किया जाता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव। अब कितना आएगा, ये लॉ कहता है क्वांटाइजेशन का। क्वांटाइजेशन लॉ क्या कहता है, तो आप इसको सॉल्व करोगे बाय लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। ये ऐसे क्वांटाइजेशन लॉ की हेल्प से हम देखते हैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। पहली बात, अब इसको यहां पर क्या प्लस आएगा क्या माइनस आएगा, ये सारी चीजें सोचने से पहले हम प्लस माइनस को हटाते हुए क्वेश्चंस को करते हैं और बाद में अपनी बुद्धि से लगा देते हैं चार्ज क्या आएगा। तो मैं यहाँ पर मॉड ले लेता हूँ, Q इक्वल्स टू NE। प्लस माइनस अभी नहीं निकाल रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ चार्ज निकाल रहा हूँ, बाद में अपने माइंड से बता दूंगा कि क्या आएगा अपना दिमाग यूज करके। तो Q मुझे बताना है। N कितने इलेक्ट्रॉन है, N यहाँ पर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N होता है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो वैल्यू रख दो 10 टू द पावर 14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 14 और ये 19, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर -5, कितना हो जाएगा -5 इक्वल्स टू Q कूलम। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, Q इक्वल्स टू 16 इंटू 10 टू द पावर -6, एक पॉइंट हटाया तो यहाँ पे पावर बढ़ गई, यानी ये -6 क्या होता है माइक्रो कूलम, यानी चार्ज कितना आ जाएगा 16 माइक्रो कूलम। क्या पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, मैंने कहा ना माइंड से चेक करेंगे खेलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं तो चार्ज पक्का ही पॉजिटिव होगा 16 माइक्रो कूलम। कैसे आया, बिल्कुल सिंपल था, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो लॉ है उसकी हेल्प से हमने एक क्वेश्चन कर लिया। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपके भी क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अपनी स्क्रीन को पोज करें, कॉपी में उसको जो है सॉल्व करें और उसके बाद अपने आंसर को टैली करें। ओके तो यहाँ तक थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, और आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, उनसे बेस्ड कितने सवाल आते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ आपको एज ए सैंपल दिए हैं कि भाई इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको शायद MCQ वगैरह में और मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह में, बट अल्टीमेटली आपको किसी ना किसी बुकलेट से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाना है, वहीं आपका माइंड डेवलप होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्स वगैरह में आएंगे तो क्वेश्चंस को सही कर पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। कूलाम्ब एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि भाई दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है। एक होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब कि फोर्स लगता है, क्वांटिटी मतलब कितना लगता है। तो कितना लगता है ये किसने बताया था, कूलाम्ब साहब ने बताया था। हमें पता है कि जब दो सेम नेचर की चार्जेस को पास लाया जाता है या फिर ऐसे रखा जाता है तो उनके बीच में रिपल्जन होता है, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अब वो रिपल्जन और अट्रैक्शन क्या है, एक तरह का फोर्स है, यानी सेम में रिपल्जन फोर्स होगा और अपोजिट में अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब वो फोर्स कितना होगा, वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, क्या वो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, क्या जिस मीडियम में रख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इन सब के बारे में जिसने आइडिया दिया था सबसे पहले वो थे कूलाम्ब साहब। ओके सो लेट्स डू समथिंग अबाउट कूलाम्ब्स लॉ। ओके कूलाम्ब्स force between 2 point charges and found that it varies inversely as the square of distance between the charges and was directly proportional to the product of magnitude of the two charges and act along the line joining of two charges। जैसा कि डेफिनेशन लिख रखी है, मैं एक एक लाइन को समझा देता हूं आपको कि अगर दो चार्जेज आपके पास है
टू पॉइंट, यहां पर एक और चीज ऐड कर देना, एंड रेस्ट चार्जेस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज, 2 पॉइंट एंड रेस्ट चार्जेस। एक Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है, तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस R है, लेट अस से R, K, P, C, राम श्याम कुछ भी मान लो, लेकिन स्टैंडर्ड है तो मैं R मान रहा हूं। चार्ज Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस R है। अगर ये दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज है, कैसे हैं? पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है और ये वाला भी पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट के साथ साथ दोनों रेस्ट पे है, रुके हुए हैं। अगर रेस्ट पे नहीं है तो पंगा हो जाएगा। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, यानी फोर्स बिटवीन टू पॉइंट एंड रेस्ट चार्जेस इज फाउंड दैट वेरिड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, लेट अस से वो फोर्स F है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये इक्वेशन नंबर 1। एंड was directly proportional to the product of magnitude of two charges and acted along the line joining of two charges। और ये जो दोनों चार्जेस है इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। यहां पर मैं विद मैग्नीट्यूड रख रहा हूं, इनका साइन यूज नहीं ले रहा हूं, है ना, कि प्लस एक माइनस है, मैग्नीट्यूड वाइज इनको रख रहा हूं। तो ये दो इक्वेशन यूज आती है, ओके, कि बीच की डिस्टेंस के तो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक और बात उन्होंने कही जो सबसे लास्ट लाइन में लिखी हुई है, एक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है, कि ये दो चार्ज जो लाइन इनको जोड़ रही है इसके अलोंग लगेंगे, यानी ये ऐसे भी लग सकते हैं, ये इधर लगेगा तो ये इधर लगेगा, और ये इस तरह से भी लग सकते हैं, लेकिन ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसी के अलोंग लगेंगे, इसके तिरछे परपेंडिकुलर कहीं नहीं लगेंगे, ओके। तो ये कूलम्ब साहब के बारे में, तो मैं इस डेरिवेशन को पूरा बता देता हूं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो लेट अस से देयर इज टू चार्जेस Q1 एंड Q2, बीच की डिस्टेंस R है, तो जो फोर्स होगा कूलम्ब साहब के हिसाब से F है ना, मैं मान लेता हूं कि दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा, दोनों में रिपल्जन होगा, तो मैं मान लेता हूं कि इस पर फोर्स लगेगा इधर F और इस पर फोर्स लगेगा इधर F, है ना, इस डायरेक्शन में। लाइन ज्वाइनिंग है बिल्कुल ये दोनों चार्जेस को, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के, और F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। दोनों को एक साथ लिख दूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर वो कांस्टेंट आता है K, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर K is nulity constant. K is proportionality constant, or you can say electrostatics constant. ठीक है, और K की जो वैल्यू होती है 1/4πε0, किसमें होती है, इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो K की वैल्यू होती है वो 1/4πε0 होती है, यानी K आपका एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे जो डिपेंड करता है, एंड K डिपेंड्स अपॉन मीडियम,
वैक्यूम में अलग होगा, किसी और मीडियम में अलग होगा। के की वैल्यू होती है, के यहाँ पर स्मॉल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और यू कैन से वैक्यूम, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट होती है इसकी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ई नॉट नहीं। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो अगर ये वाली वैल्यू में यहाँ पर के की ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस वाले में पुट कर दूं तो यहाँ पर फोर्स की जो वैल्यू आ जाती है एक्चुअल हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये स्केलर फॉर्म है फोर्स की, और स्केलर फॉर्म में हम मैग्नीट्यूड का मतलब रखते हैं, डायरेक्शन का मतलब नहीं रखते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर चार्जेस को विद साइन नहीं रखूंगा, मैं चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखूंगा। अगर 3 है और -3 है तो मैं 3 ही रखूंगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का 3 ही होगा। तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है कूलम्ब फोर्स। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि Q1 पर जितना Q2 फोर्स लगा रहा है उतना ही Q2 पर Q1 फोर्स लगाएगा, यानी दोनों इक्वल होंगे कि F अगर ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो ये भी फोर्स F इस डायरेक्शन में लगाएगा, और अगर ये अपोजिट होंगे तो दोनों अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएंगे, पर वो भी मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। डायरेक्शन जो होगी वो उसकी बिल्कुल अपोजिट होगी, वो मैं तब बताऊंगा जब मैं इसका वेक्टर फॉर्म आपको करवाऊंगा। और वैसे यहाँ पे पता चल ही रहा है कि ये वाला अगर इस डायरेक्शन में है तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी फोर्सेज की डायरेक्शन अपोजिट होगी पर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये हमें कूलम्ब्स लॉ के बारे में आइडिया होना चाहिए। ई की वैल्यू ये है, और ई की जब ये वैल्यू रख देता हूँ बच्चों, ई की जब ये वैल्यू रख देता हूं तो के की जो वैल्यू आती है होती 9 इंटू 10⁻⁹ और यूनिट आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये के की वैल्यू है। तो कई बार न्यूमेरिकल में हम एप्सिलॉन नॉट की जगह ये इतना नहीं करके डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं, और के की ये वैल्यू, के की ये वैल्यू कब आई, जब एप्सिलॉन नॉट की ये 8.85 वाली वैल्यू रखी, पाई और 4 की वैल्यू रखी, तो के की वैल्यू ये वाली आ जाती है। और ये सारी वैल्यू किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है, फ्री स्पेस के लिए बात करें। अगर मीडियम में इन दोनों चार्जेस को रख दूंगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा, के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। वो सारी बातें बताऊंगा जब मीडियम के अंदर कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्जन फोर्स लगता है वो उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फोर्स का जो फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। चलिए साहब, तो यहां तक, और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, नेक्स्ट पे बता देता हूं। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये Q1 है, बीच की ये Q2 है, इस पर फोर्स जो लगेगा इसको हम कहेंगे, अगर ये दोनों सेम नेचर के, फर्स्ट केस में ले रहा हूं सेम नेचर, अभी ये समझोगे तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल अच्छे से करेंगे। सेम नेचर ऑफ चार्जेस, F जिस पे फोर्स लग रहा है उसको आगे लिखते हैं F21। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स, सेम नेचर के इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये इसके लाइन ज्वाइनिंग के बिल्कुल अलोंग ही फोर्स लगेगा, और इस पे लगेगा F, किस पे लग रहा है, 1 पे, कौन लगा रहा है, 2। तो जिस पे लग रहा है वो आगे और जो लगा रहा है उसके पीछे, यानी F12। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि F12 इक्वल होता है F21 के। यहां पे मैंने कोई वेक्टर नहीं लिखा है, यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं कि जितना फोर्स
1 2 पर लगाएगा उतना ही 2 1 पर लगाएगा, यानी F12 का यह मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अपनी कॉपी में इनको सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना चाहिए। यानी फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। यानी ये इस पर F लगा रहा है तो वो भी इस पर F फोर्स ही लगा रहा है। अगर अपोजिट नेचर है मान लो ये Q1 है और ये Q2 है ना, अपोजिट नेचर है, यानी एक को मैं मान लेता हूँ ये माइनस है और एक वाला पॉजिटिव है, तो क्या होगा, बीच की डिस्टेंस यहाँ पे भी आ रहा है, वैसे कोई खास दिक्कत नहीं। तो अब ये प्लस वाला चाहेगा कि माइनस वाला मेरी तरफ आ जाए, अट्रैक्ट करेगा इसको इस डायरेक्शन में, और ये माइनस वाला चाहेगा कि प्लस वाला मेरी तरफ आ जाए, यानी अब तीर ऐसे आगे अट्रैक्शन। यानी अब ये क्या होगा, इसको बोलेंगे F12, 1 पर फोर्स 2 की वजह से, और इसको बोलेंगे F21, है ना, वेक्टर अभी मत लगाओ, वेक्टर जब लगाएंगे जब पढ़ाऊंगा। F21 यानी 2 पर फोर्स 1 की वजह से, यानी 2 पर फोर्स 1 की वजह से, तो 2 को फोर्स अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि 2 को 1 अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इनमें अट्रैक्शन होगा। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर हैशटैग लगा लेना। जब मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होगी कि नेचर के हिसाब से डायरेक्शन कैसे लेना है। और देखो मैंने लाइन जॉइनिंग के अलोंग डायरेक्शन बनाई है, ऐसा अगर यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है तो इन दोनों को लाइन ज्वाइन करेगी ये, तो जो फोर्स लगेंगे या तो इस डायरेक्शन में लगेंगे या इसके इस डायरेक्शन में लगेंगे, कभी भी ऐसे इसके परपेंडिकुलर ऐसा कभी नहीं लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखें आप। ऑलवेज फोर्सेज जो लगेंगे वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेंगे। ओके, तो ये बात हमने देखी यहाँ पर। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर मीडियम में कितना फोर्स होता है वगैरह उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता रहूँगा। चलिए, ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। उससे पहले एक आधी डेफिनेशन और देख लेते हैं, थोड़ा डेफिनेशन तो क्या कि यूनिट कैसे आई ये थोड़ा पता कर लेते हैं हम लोग, कि F इक्वल्स टू मेरे पास आया है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K क्या आएगी, तो जब भी कांस्टेंट की जिसकी यूनिट निकालनी उसको एक साइड रख दो, तो K एक साइड होगा तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा F R स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2। अब सबकी यूनिट रख दो। F क्या है, F फोर्स है तो यूनिट होती है न्यूटन, R क्या है डिस्टेंस है तो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, नीचे ये चार्ज की यूनिट मैंने बताई थी कूलाम स्क्वायर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, तो K की यूनिट क्या हो जाती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ओके, ऐसे कैसे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है, तो F इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ मुझे चाहिए एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट को अलग पटक दिया, बाकी सारे इधर रह गए, 1/4 पाई, F भी इसके नीचे आ गया, F R स्क्वायर Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। Q1 और Q2 की यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर, नीचे हो जाएगा F का न्यूटन और R का मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जो होती है वो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है, और यहाँ पर इसका जस्ट होता है। डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन देखो K की डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो न्यूटन के लिए क्या लिखेंगे, न्यूटन है, फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t पे पावर -2, साथ में मीटर स्क्वायर है तो ये l स्क्वायर
डिवाइड बाय कूलाम है, तो कूलाम की यूनिट होती है, डायमेंशन होती है A1 T1, पिछली क्लास में बताया, और उसका स्क्वायर। तो इसको जब आप ऊपर ले जाओगे और सेटअप कर लोगे तो यहाँ पर K की डायमेंशन आ जाएगी। इसी सेम मेथड से आप यहाँ पर कूलाम यानी चार्ज की डायमेंशन लिखोगे, न्यूटन यानी फोर्स की, और यहाँ पर इसकी यानी इसकी जो भी डायमेंशन आएगी उसका इनवर्स जो है एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी। तो इस तरह से आप डायमेंशन वगैरह को भी निकाल सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पर आप कांस्टेंट की डायमेंशन और उसकी यूनिट निकाल सकते हो। ये जरूरी नहीं यहाँ पर भी हो, वहाँ पे जब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू f, तो G का निकालना है तो इसको इधर पटक दो, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, f का न्यूटन आ जाएगा, r यानी मीटर स्क्वायर, m1 m2 यानी kg का स्क्वायर इक्वल्स टू g। तो इस तरह से आप किसी भी कांस्टेंट की जब यूनिट या डायमेंशन निकालते हो तो उसको एक साइड रखो और बाकी जो भी स्टैंडर्ड आपको पता है उनकी डायमेंशन और यूनिट लिख दो, तो आपका काम बन जाता है। चलिए साहब, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कूलाम्स लॉ के बारे में देख लिया। अब 1 कूलाम की जो है वो डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, तो 1 कूलाम की डेफिनेशन समझने के लिए देखो सिंपल सा है कि F इक्वल्स टू आपके पास क्या दे रखा है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं सबको SI में रख दूं तो मैं देखिए Q1 और Q2 की वैल्यू 1 कूलाम रख दूं, R की वैल्यू 1 मीटर रख दूं, तो यहाँ से देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1 अपॉन बीच की डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, तो F बराबर क्या आ जाएगा, ये सारा तो 1 हो गया, तो K, और K की वैल्यू अभी निकाल के बताई थी 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, और F जो है वो क्या है, फोर्स है, तो ये न्यूटन में ही आएगा। यानी दैट इज 1 कूलाम इज द चार्ज when at a distance of 1 meter from another charge of a same magnitude in vacuum experience an electrical force of repulsion magnitude of 10⁹9 into 10⁹9। यानी 1 कूलाम चार्ज वह चार्ज है जब उन दो चार्जेस को जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, जो कि 1 कूलाम भी होंगे क्योंकि 1 कूलाम की बात हो रही है, कि दो ऐसे चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, अगर उनको 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दें और उनमें अगर 9 इंटू 10⁹9 का फोर्स लगे, तो मैं वहां पे कह सकता हूं कि उन चार्जेस की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम है। दो ऐसे चार्जेस जिनको 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखने पर अगर उनके बीच में 9 इंटू 10⁹9 का फोर्स लगे, रिपल्जन फोर्स, तो मैं उसको क्या कह सकता हूं कि उनकी वैल्यू 1 कूलाम। ओके, तो ये 1 कूलाम की डेफिनेशन हो गई। चलिए साहब न्यूमेरिकल करते हैं और आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। 2 charges of 1 coulomb and -3 coulomb are kept at a distance of 3 meter. Find force of attraction between। force of attraction क्यों कहा है, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, 1 कूलाम इधर है, -3 कूलाम इधर है, बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है, फोर्स क्या आएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि मैं स्केलर फॉर्म रख रहा हूँ तो मुझे जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस कुछ रखना है, मैं डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड रखूंगा। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, Q1 यहाँ पर 1 है और Q2 यहाँ पर -3 है, लेकिन मैं 3 रख देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन उसके नेचर से मतलब नहीं है। R स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख लोगे एक 3 से 3 चला गया, ये चला गया यहाँ से 3 टाइम्स, है ना। तो ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा 3 इंटू 10⁹9 न्यूटन। और कैसा हो जाएगा, अट्रैक्शन, ये आप ब्रैकेट में लिख दिया करो ताकि अच्छा लगे, ताकि पता चल जाए कि अट्रैक्शन है मतलब दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। At a distance r, 2 equal charges are kept and they exert a force F on each other. What is the force acting on each charges if the distance between them is doubled and charge have halved?
तो इनिशियली बात कर देते हैं, इनिशियली हम बात करते हैं कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगता है, F = KQ1 Q2 अपॉन R²। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब किया क्या है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम डबल एंड चार्ज आर हाफ, यानी नेक्स्ट में क्या कर दिया है, जो F डैश जो लग रहा है उसमें K तो वही रहेगा, चार्ज को हाफ कर दिया है यानी Q1/2 कर दिया है अब, और अगला भी Q2/2 कर दिया है, और डिस्टेंस को डबल कर दिया यानी R की जगह 2R² कर दिया है। तो जब इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो F डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, K तो यहाँ Q1 Q2 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 and 2 4, तो ये डिवाइड में आएगा 4 इंटू ये वाली चीज 2R² यानी 4R²। तो इसको थोड़ा और रीअरेंज कर ले तो F डैश इक्वल टू आ जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R² इंटू कितना आ जाएगा 16। क्यों, क्योंकि ये Q/2 है और ये Q/2 है और नीचे ये वाला, तो 4 2 का स्क्वायर 4 और 2 × 2 यहाँ पर 4, तो ये KQ अपॉन R², ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू तो F के इक्वल है, यानी F डैश जो आ जाएगा वो F/16 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि KQ अपॉन R² तो F के इक्वल है, तो इसकी जगह तो F रख दो, तो F डैश इक्वल टू F/16 हो जाएगा। वैसे भी क्योंकि चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो चार्जेस को आधा कर लिया, यानी पहले 2 कूलम और 2 कूलम दे तो प्रोडक्ट था 4 कूलम, अब उनको आधा कर दिया 1 और 1, तो प्रोडक्ट हो गया कितना 2, कहने का मतलब कम हो गया। ऐसे कैसे, डिस्टेंस अगर कम है, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस बढ़ गई है तो फोर्स कम लगेगा, और ये देख लीजिए F/16 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे वैल्यू रखनी थी, KQ अपॉन R² की जगह F रख दिया और बाकी 16 तो था। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी कुछ और क्वेश्चंस के साथ। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, मीडियम में कूलम्ब्स लॉ कैसे इफेक्ट करता है, किस तरह से फोर्स जो है चेंज होता है, कुछ और न्यूमेरिकल होंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी 1 से 2 से ज़्यादा अगर चार्जेज हो तो हम फोर्सेज को कैसे निकालेंगे, और बहुत कुछ होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखें और इससे दोनों प्रीवियस वीडियो को भी ध्यान से देखें, और बाकी अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप हमें मैसेज डाल सकते हैं, जहाँ से हम मीन टाइम में आपका रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।